ईरान पर हमला किसी भी वक्त हो सकता है और ये रिपोर्ट आई है अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से। मैं हूं सैयद मोहम्मद मुर्तज़ा और मेरे साथ हैं सैयद सुहेल। आज हम बात करेंगे कि इजराइल का ईरान को लेकर प्लान क्या है, ईरान अब इस वक्त क्या सोच रहा है, क्योंकि इजराइल की तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो ये कि इजराइल एक बड़ा युद्धाभ्यास कर चुका है जिसमें ईरान पर हमले की तैयारी की गई है। सुहेल, क्या बात है, क्या जो रिपोर्ट आई है उसे लेकर अब ऐसा क्यों खलबली मची हुई है कि दुनिया में तेल और गोल्ड के दाम जो है, सोने के दाम भी हैं, वो भी उछाल मार रहे हैं अब? देखिए, जब भी पॉलिटिकल अस्थिरता होती है, जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, तो जो हेज है वो सोना ही होता है। आप किसी भी करेंसी पे भरोसा नहीं कर सकते। जब भी हालात बिगड़ते हैं तो आपके पास जो सबसे सेफ करेंसी है दुनिया में और हमेशा से रही है, हज़ारों सालों से, वो सोना रही है। इसी वजह से सोने के दाम बढ़े हैं जब से खबर आई है कि ईरान पर हमला हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि ईरान पर हमले का मतलब है कि जो ऑयल सप्लाई है पूरी दुनिया में वो डिस्टर्ब होगी। ईरान खुद एक बहुत बड़ा सप्लायर है। दूसरा, ईरान के पास जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वहाँ से सऊदी अरब और कतर वगैरह से जो तेल है वो पूरी दुनिया को सप्लाई होता है। अगर ईरान पर हमला किया इजराइल ने तो वो पूरा जो ऑयल सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इजराइल वाकई प्रिपेयर्ड है? उसके पास इस तरह के हथियार हैं एक और वॉर फ्रंट और इतना बड़ा वॉर फ्रंट खोलने के लिए? इजराइल जो है पिछले 2-3 महीने से इंतजार कर रहा है। अब जिस वक्त ट्रंप ने चिट्ठी लिखी थी ईरान को कि भाई वो चाहते हैं कि ईरान के साथ परमाणु मुद्दे पर बात हो और ईरान जो है वो परमाणु कार्यक्रम रोक दे, उसी की तब से ही एक तरह से इजराइल के अंदर बहुत बेचैनी थी। इजराइल चाह रहा था कि अमेरिका बात ना करे और किसी भी तरह जल्द से जल्द जो ईरान के परमाणु ठिकाने हैं उन पर हमला करे। लेकिन अब वो वक्त करीब आ रहा ऐसा दिख रहा है, क्योंकि जो खुफिया एजेंसी है अमेरिका की, उनकी तरफ से रिपोर्ट आई है कि इजराइल ने पिछले कुछ दिनों में एक ऐसा युद्धाभ्यास किया है जिसमें उसने एक ऐसे ठिकाने पर बमबारी की प्रैक्टिस की है जो ईरान के परमाणु ठिकाने जैसा कहा जा रहा है। देखिए, इजराइल का स्टैंस भले कुछ भी हो इस चीज़ को लेकर, लेकिन अमेरिका का रुख बहुत क्लियर है। अमेरिका ने हमेशा से ये कहा है कि जब तक ये बातचीत चल रही है, हमारा न्यूक्लियर बातचीत तब तक हो रही है जब तक कोई अटैक ना किया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये स्पाइरल हो जाए आउट ऑफ कंट्रोल। एक बार ये शुरू हुआ तो ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करेगा, चेन रिएक्शन की तरह काम करेगा और इसमें इन्वॉल्वमेंट दूसरे देशों की भी बढ़ जाएगी। तो क्या इसे माना जाए कि ट्रंप ने कह दिया है कि भाई आप अकेले जो करना करिए, हम इसमें आपका साथ नहीं देंगे? बिल्कुल, उसने इजराइल को अकेला छोड़ दिया है। ट्रंप का रुख बहुत क्लियर है और पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है, सबसे बड़ी चीज हूतियों के साथ उन्होंने समझौता कर लिया। इजराइल को भनक भी नहीं लगी कि यह समझौता कब हो गया और अमेरिका ने अपने आप को उससे अलग कर लिया। जबकि जब हूतियों पर अटैक की बात हुई थी तो यह हुआ था कि हम मिलकर हूतियों से मुकाबला करेंगे और हूती को घुटने पर लेकर आएंगे, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उलट। अमेरिका ने सिर्फ अपने आप को बचा लिया, अपनी बात कर ली और अपने आप को उस सारे हमले से अलग कर लिया। देखिए, दोनों का जो फासला है, ईरान और इजराइल और यमन, दोनों का फासला करीब करीब 1800 से 2000 किलोमीटर है। और ये ऐसा फासला है जब किसी भी एयरफोर्स के लिए ये आसान मिशन नहीं होता है कि उतने लंबे मिशन में जाए और बिना किसी नुकसान के लौटे, या फिर जो उसका टारगेट हो उसे बहुत ही कामयाबी से हासिल करे। हूती के साथ तो आसान है, हूती जो है उनके पास एयर डिफेंस जो इतना मजबूत नहीं है। लेकिन ईरान जो है जनवरी से अब तक 5 युद्धाभ्यास कर चुका है और उसके 3 युद्धाभ्यास ऐसे हैं जिसमें एयर डिफेंस की ड्रिल की गई है। और ईरान का एयर डिफेंस हम जानते हैं कि उसके पास ऐसी मिसाइल हैं जो इजराइल के स्टेल्थ जो फाइटर्स हैं उनको भी टारगेट कर सकती है। ये तो आपने एयर डिफेंस की बात की, लेकिन मुझे उनके एयर डिफेंस से ज्यादा जो उनकी टेक्टिकल हमले की ताकत है उसको देखकर, क्योंकि पिछली बार भी जब हमला किया, ईरान ने 2 बार हमला किया इजराइल पर और दोनों बार वो हमला कामयाब हुआ। आपके पास आयरन डोम है, थर्ड मिसाइल सिस्टम अमेरिका ने वहां पर लगाया हुआ है। मतलब दुनिया का जो सबसे अच्छा डिफेंस सिस्टम हो सकता है उसकी मौजूदगी के बावजूद, और ईरान को तो छोड़िए, यमन जो मिसाइल दाग रहा है वो तक इजराइल में पहुंच जा रही है। तो अगर ईरान ने इसका रिटेलिएशन दिया, अगर इसका वापस हमला किया तो क्या होगा? किस तरह के हथियार हैं ईरान के पास? देखिए, ईरान ने जब 1 अक्टूबर को, अगर मैं ठीक याद कर रहा हूं, 1 अक्टूबर को जब उसने 300 मिसाइल के आसपास जब उसने फायर की थी इजराइल के ऊपर, तब उसने इजराइल के सबसे सुरक्षित एयरबेस, नेवातिम एयरबेस है ये इजराइल में, दक्षिण इजराइल में, और उसको टारगेट किया था। उस एयरबेस को कहा जाता है कि दुनिया में वो सबसे सुरक्षित जगह है। वो व्हाइट हाउस से भी और मॉस्को में अगर हम बोलें, क्रेमलिन से भी ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है।
इसलिए क्योंकि उसका जो एयर डिफेंस का लेयर है वो कई उसमें फैला हुआ है। वहाँ पर पैट्रियट है, वो उसको एरो मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है वो उसको बचाता है। साथ में जो डेविड स्लिंग सिस्टम है इजराइल का, वो भी वहाँ पे तैनात है। तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित जो एयर स्पेस है वो नेवातिम का माना जाता है। उसके बावजूद ईरान ने जब वहाँ पे मिसाइल दागी थी, बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, तो 5 से 6 वहाँ पे जो है वो हमले हुए थे, वो कामयाब हमले हुए थे। तो ये दर्शाता है कि अल्टीमेटली ईरान के पास इस तरह की कैपेबिलिटीज हैं कि वो इजराइल को निशाना बना सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी खामनेई ने जो बार बार बात कही है, जो सर्वोच्च नेता हैं ईरान के अली खामनेई, उन्होंने जो बार बार बात कही है वो ये कहा है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका पर भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता कि आप ये बात समझिए कि जो कुछ भी होगा आगे चल के, इजराइल अगर अटैक करता है, उसके अंदर एक बम, एक हथियार, एक भी एयरक्राफ्ट ऐसा नहीं है जो अमेरिका से नहीं मिला है। मतलब सप्लाई तो अमेरिका ही कर रहा है, तो क्या अमेरिका पर भी रिटेलिएशन होगा? देखिए, अमेरिका के करीब 40 बेस हैं ईरान के आसपास। तो वो 40 बेस जो हैं, ईरान पहले ही बोल चुका है कि अगर हम पे हमला होता है तो हम उन सभी टारगेट्स को निशाना वहां पे बमबारी करेंगे जो इजराइल या उस जो भी हमलावर होगा वो उनकी सपोर्ट में होगा। तो अमेरिका जो है वो इजराइल से अपने को अलग नहीं कर सकता, चाह कर भी। पिछले 3 महीनों से, जब से ट्रंप जो है इन्होंने कार्यभार संभाला है, 4 महीने से, तब से जो है उन्होंने इजराइल को बंकर बस्टर बम की सप्लाई बहुत तेज कर दी है। और उसमें ऐसे बम हैं जो 50 फीट 60 फीट गहराई तक हमला कर सकते हैं। और ये वो बम है जो ईरान के परमाणु टारगेट्स पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं अगर इनका इस्तेमाल किया जाए। हाँ, लेकिन एक बात यह भी है कि अगर ईरान पर यह अटैक हुआ, बंकर बस्टर बम इस्तेमाल हुए, उनके न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को निशाना बनाया गया, तो ईरान वापस रिटेलिएट करेगा। वो रिटेलिएशन होगा इजराइल के खिलाफ, ये तो है ही क्योंकि इजराइल हमला करेगा, अमेरिका के खिलाफ क्योंकि अमेरिका सप्लाई कर रहा है। लेकिन उसके अलावा जो अरब देश हैं, जो खाड़ी के अरब देश हैं, वो भी इसकी चपेट में आएंगे। सऊदी अरब और जॉर्डन, ये 2 निशाने ऐसे हैं क्योंकि जॉर्डन का एयर स्पेस यूज करना ही पड़ेगा। आप जहाज कहां से लेकर आएंगे? अगर इजराइल से कोई जहाज चलता है ईरान पर हमला करने के लिए, तो उसे एयर स्पेस क्रॉस करना पड़ेगा जॉर्डन का। और अगर जॉर्डन का एयर स्पेस क्रॉस होता है तो ईरान ये बात बार बार कह चुका है कि कोई भी अगर अपना एयर स्पेस देगा तो हम ये मानेंगे कि वो भी कंप्लिसिट है, वो भी इजराइल के साथ है। देखिए, एक रास्ता जो है वो सीरिया का है। हाँ। सीरिया में जुलानी है, और जुलानी के रिश्ते जो है अमेरिका से बेहतर हो गए हैं। और इजराइल जो है उसका दक्षिण इजराइल में सीरिया में बहुत जगह कब्जा है। और जुलानी जो है उसको लेकर आक्रामक नहीं है, बहुत आराम से ठंडे बैठे हुए हैं कि भाई इजराइल से हमें अभी नहीं भिड़ना है। अभी हमारा दुश्मन जो है वो बशर असद वाली जो सपोर्टेड जो फोर्सेस हैं, या फिर ईरान या फिर हिजबुल्लाह, उस तरह की फोर्सेस हैं। तो जुलानी की तरफ से बहुत बड़ा चैलेंज नहीं मिला है इजराइल को। तो इजराइल के लिए सीरिया से गुजरना बहुत आसान है क्योंकि उनका कोई अपना एयर डिफेंस भी नहीं है, वो अपने को बचा भी नहीं सकते। दूसरा आगे चल के अगर रास्ता जो होता है वो है इराक का। इराक का एयर स्पेस का वो पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, जो उन्होंने 26 सितंबर को, उन्होंने 26 अक्टूबर को जिसका इस्तेमाल किया था। और ईरान के उन्होंने कुछ एयर डिफेंस टारगेट्स पे हमला भी किया था। और कहा जा रहा था कि इराक के ऊपर जाकर उन्होंने ऐसी मिसाइल दागी एयर टू सरफेस जो जिसने ईरान को नुकसान पहुंचाया। वो ईरान को एक तरह का चैलेंज था। हालांकि ईरान ने इसको माना, कि कहा कि इजराइल की तरफ से कोई हमला नहीं किया गया है, और ना ही इजराइल ने कहा कि हमने कोई हमला किया है। लेकिन ये मैसेज दोनों तरफ से था कि कौन किस पे हमला कर रहा है, कौन किसको कैसे बचा रहा है। तो अब ये देखना होगा कि, और एक तो अगर हमला होता है तो रूट कौन सा अपनाया जाता है, और जो बेसेस हैं पूरे पश्चिम एशिया में, वो देखने जाएंगे कि कौन किसको सपोर्ट करता है, चाहे वो लॉजिस्टिकली सपोर्ट हो, चाहे वो एयर डिफेंस कवर हो। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट अटैक हो, वो साथ में एयर डिफेंस कवर भी अगर कोई देगा तो वो भी उस अटैक में शामिल माना जाएगा। देखिए, ये अगर हमला होता है, अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है, तो इसके बहुत सारे डोमिनो इफेक्ट्स हैं। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, वो आसपास के रीजन के लिए तो है ही, लेकिन पूरी दुनिया के लिए है। फार रीचिंग इफेक्ट्स होंगे। तेल का दाम, कच्चे तेल का दाम जो है वो बढ़ सकता है, जो कि पिछले कुछ दिनों में बहुत नीचे हुआ है, और हमारे ऊपर उसका डायरेक्ट असर पड़ता है क्योंकि हम बहुत बड़े इंपोर्टर हैं कच्चे तेल के। और दूसरा, स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल होगा गोल्ड का। जिस तरह से सोने के दाम बढ़े हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर, वो भी और ज़्यादा ऊंचाई पर जा सकते हैं। तो 2 चीज़ें हैं जिसका हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है, आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। एक, कच्चे तेल का भाव कि वो बढ़ेगा तो हमें डायरेक्ट नुकसान होगा,
और सोने के भाव अगर बढ़ते हैं तो वो भी हमारे लिए देखिए, वो होगा। कच्चे तेल का जो भाव है वो कैसे बढ़ेंगे? स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो इलाका है, जो ईरान और सऊदी अरब का जो बीच में वाटरवे है, उसे बोलते हैं, और वो ऐसी जगह है जिसको ईरान ब्लॉक कर सकता है बहुत आराम से। वहां पर एक जहाज भी वहां से गुजर नहीं पाएगा, और जब दुनिया का 60 से 70% तेल जो है वहां से गुजरता हो, समझ लीजिए कि दुनिया की जो सप्लाई लाइन है वो पूरी तरह कट जाएगी, और कुछ ही दिनों में इसका असर पूरी दुनिया में दिखेगा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखेगा। और शायद इसी वजह से ट्रंप इतने ज़्यादा कॉशियस हैं बार बार, क्योंकि इन्फ्लेशन के हालात अमेरिका में ख़राब है, अमेरिका के अंदर से जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह के। इसी वजह से ट्रंप बहुत ही ज़्यादा कॉशियस अप्रोच रख रहे हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। वो गए, उन्होंने वहाँ पर ट्रांजैक्शनल जो बार बार वो करते हैं ट्रांजैक्शंस किए सऊदी अरब के साथ, कतर के साथ, यूएई के साथ, और बार बार वो अपने आप को इजराइल से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो गाजा में चल रहा है उसको लेकर भी उन्होंने बार बार ये एड की बात करी थी, क्योंकि इजराइल ने टोटल ब्लॉकेज किया हुआ था, उस एड को वापस शुरू करने की भी बात कही। तो अब आगे होगा क्या? क्या वाकई इजराइल इस तरह से कदम उठाएगा? और अगर इजराइल कदम उठाएगा तो अमेरिका क्या करेगा? ये अगले कुछ घंटों के अंदर या अगले कुछ दिनों के अंदर ये सारी तस्वीर साफ होगी। मई का महीना है जो बहुत जो है क्रूशियल है, और मई का महीना इसलिए क्रूशियल है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान को चिट्ठी लिखी थी तब 60 दिन का वक्त दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 60 दिन में वो ये डील करना चाहते हैं कि परमाणु कार्यक्रम जो है ईरान अपना रोक दे, लेकिन अब ईरान की ये दो टूक कि चाहे जो हो जाए उसका परमाणु संवर्धन यानी यूरेनियम संवर्धन का जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल नहीं रुकेगा। ये साफ साफ ईरान ने बता दिया है, और इसका मतलब ये है कि ना ईरान एक कदम पीछे हट रहा है, ना अमेरिका जो है वो मजबूर है कि वो आगे क्या करे, ईरान को कैसे मनाए। और इसी वजह से इजराइल जो है वो मौका तलाश रहा है। उसे लग रहा है कि यही टाइम है जब उसे कुछ करना चाहिए। इजराइल समझ रहा है कि उसे कुछ करना चाहिए, और ये भी समझ लीजिए कि अगर इजराइल कुछ करता है और ईरान रिटेलिएशन करता है तो अमेरिका ज़रूर इन्वॉल्व हो जाएगा अल्टीमेटली, भले वो अपना पल्ला कितना भी बचाना चाहें। लेकिन अगर इजराइल खतरे में आएगा तो अमेरिका को मैदान में उतरना ही पड़ेगा, और अमेरिका उतरेगा तो ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी, और हो सकता है मई में जिससे हम डर रहे हैं वो देखना पड़ जाए, ये वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाए, एक तरह से मिनी वर्ल्ड वॉर में। ईरान अगर हमला करता है तो उसमें अमेरिका कैसे शामिल हो जाएगा? अमेरिका शामिल हो नहीं जाएगा, वो है, हथियारों तो है ही। अमेरिका के थर्ड जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो इस वक्त लिविव में तैनात है, तो वो दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है, जिसको हूती जो है उसको पेनिट्रेट कर चुके हैं, और साथ में उसकी स्पेशल फोर्सेस अमेरिका की वहां पर हैं। और गाजा में जो चल रहा है उसको लेकर भी ट्रंप का प्लान है कि भाई वो चाहते हैं कि वहां से लाखों लोग जो हैं उनको वहां से हटाकर कहीं और बसाया जाए। तो अमेरिका इसमें शामिल हो जाएगा इनडायरेक्टली, और ईरान के लिए मौका होगा तब वो कहेगा कि भाई आप अगर इजराइल के साथ इस तरह मुलव्विस हैं, शामिल हैं, तो क्यों ना आपके अड्डों को निशाना बनाया जाए। और ये ईरान कहेगा, और ईरान की सपोर्ट के लिए डेफिनेटली फिर रशिया को भी कदम बढ़ाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा चीज़ें स्पाइरल होती हैं, बाहर कंट्रोल से बाहर जाती हैं, तो मई में अब होगा क्या? गर्मी यहाँ तो बढ़ती जा रही है, लेकिन वेस्ट एशिया में गर्मी बढ़ेगी तो पूरी दुनिया को उसकी ताप झेलनी पड़ सकती है। लेट्स सी आगे होता क्या है।